अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 जो कि खान बोर्ड मेट्रिक क्लास का चैप्टर 1 विच इज़ इन बुक चैप्टर नंबर 10 SHM एंड वेव्स, हम उस टॉपिक के तमाम टॉपिक्स ख़त्म कर चुके हैं इस चैप्टर के और अब हम जा रहे हैं फाइनली इसके न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट है कि हम इसके जितने हो सके उतना न्यूमेरिकल्स आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करें और आपको बताएं प्रोसीजर किस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। जब भी आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप उसको क्लियरली रीड आउट करेंगे उसको, ठीक है। और उसमें से आपने सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा में दो किस्म के डेटा होंगे आपके पास, एक गिवन डेटा और एक रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। गिवन डेटा वो वैल्यूज़ या वो क्वांटिटीज़ जो कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगी और रिक्वायर्ड में जो आपने मालूम करनी होगी। देन आफ्टर डेटा यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मुझे पता है, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज़ माय गिवन डेटा एंड वेलोसिटी इज़ माय रिक्वायर्ड डेटा। देन मुझे उसका फॉर्मूला समझना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगा मैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा अगर फॉर्मूला है मेरे पास तो ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे एंड देन उसका सोल्यूशन और लास्ट में इसका आपने रिजल्ट मेंशन करना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स का। सबसे पहले आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है 10.1, ठीक है। तो देखिए आपको स्क्रीन पे 10.1 जो है मेंशन कर दिया है हमने। इसके साथ ही आप बुक में पेज नंबर 17 पे देख सकते हैं। खान बोर्ड में जो बुक फॉलो की जा रही है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें आप जो है वो पेज नंबर 17 पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल 10.1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे डेटा बनाऊंगा, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हमारे पास लिखा है अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या दिया गया है, टाइम पीरियड इज गिवन विच इज 2 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। देन व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताएं सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ का है, तो मैं इसको LE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मुझे ये मालूम करनी है, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि ये है लेंथ ऑन अर्थ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने ये मालूम करना है। एंड सेकंड आपको सवाल भी दिया गया है, सेकंड पार्ट भी इसका आपने मालूम करना है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, यानी आपने लेंथ ऑन द मून भी मालूम करनी है, ठीक है। इस बात से समझ में आया हमें न्यूमेरिकल को रीड आउट करके कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर 2 सेकेंड है। उस 2 सेकेंड वाले टाइम पीरियड वाले पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को अगर मैं अर्थ की सरफेस पे देख रहा हूँ तो उसकी कितनी लेंथ होगी, और अगर टाइम पीरियड को सेम रखते हुए मैं मून पे चला जाऊँ तो मुझे लेंथ कितनी करनी पड़ेगी कि मैं इस टाइम पीरियड तक पहुँच सकूँ, ठीक है। दोनों टाइम पीरियड का लिंक जो है वो आपके लेंथ से है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो स्टूडेंट्स होता है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं फॉर्मूला जो है आपके पास T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। जब मैं अर्थ की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर भी E लिख दूंगा और G मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि पता है हमें खान बोर्ड वाले जो हैं G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट यूज करते हैं। और अगर आप सवाल में देखें तो सवाल में मेंशन है यहाँ पर कि ऑन द मून द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स 1/6 ऑफ द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसका मतलब ये है द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट मीन्स आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये डेटा हमारे पास है और दिस इज इनफ डेटा टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। ए पार्ट में मैं कह रहा हूं कि मुझे लेंथ ऑफ पेंडुलम
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ निकालना है, बी पार्ट में लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ए पार्ट के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो टाइम पीरियड मुझे पता है, ठीक है, टाइम पीरियड मुझे पता है, 2 पाई इज अ कांस्टेंट और जी ई मुझे पता है, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा एज अ वेरिएबल, मैं लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ निकाल सकूंगा। तो आइए इसको निकालने का तरीकेकार ये है कि आप सबसे पहले या तो एल ई लेंथ ऑफ अर्थ को सेपरेट आउट कर ले फॉर्मूले से, ठीक है, देन पुट द वैल्यूज ऑफ योर डेटा एंड गेट द आंसर ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा तरीका ये कि आप यहीं पे वैल्यू डाल दें और फिर इसको सॉर्ट आउट करते करते आप एल ई को जो है वो सेपरेट करें। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले सेपरेट करूंगा और देन मैं वैल्यूज पुट करूंगा। आइए सेपरेट करने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट करूंगा ताकि रूट का जो सिंबल है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाए। तो आइए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ई अपॉन जी ई। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे टी का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पे आप 2 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पर एल ई अपॉन जी ई का जो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और एल ई ओवर जी ई बचेगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मुझे निकालना है एल ई, तो आप जी ई यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाकर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ का जो फॉर्मूला आपके सामने आएगा वो आएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला आपके पास आ गया है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब यहाँ पे ई है इसका मतलब मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड दोनों में सेम है 2 सेकेंड्स, और जब मैं अर्थ की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर 10 सेकेंड्स पुट करूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करूंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं मून का निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पे जी ई अपॉन, यानी इसी वैल्यू को 10 को 6 से डिवाइड कर दें आप, या आप डायरेक्ट जी ई अपॉन 6 पुट कर दें, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों तरीके से यहाँ सॉल्व कर दूंगा आपको। देखें एल ई इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको अपने पास कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, और हमारे पास 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज़ 40 एंड 40 डिवाइडेड बाय, अगर आप करें 4 पाई स्क्वायर, then you will get the answer in meters। आपके पास मीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा, and which is 1.02 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास एल ई का आंसर आ गया which is 1.02 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ 1.02 meters। This is the length, now result में आप लिख सकते हैं this is the length of the simple pendulum on the surface of the earth। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, और मेंशन करने के बाद अब हम निकालेंगे टाइम लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आइए मैं इसे रब कर रहा हूं, अगर आपने अपने पास कॉपी कर लिया है तो क्या मैं रब करूंगा, सिर्फ हमें बी पार्ट सॉल्व करने जाना है। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे अब हम मून पे आ रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द मून एंड जी ऑफ मून। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, और बिल्कुल फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, लेंथ ऑफ मून एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। जब फाइनल फॉर्मूले में पहुंचेंगे आप तो आप ये देखेंगे कि लेंथ ऑफ मून का फॉर्मूला आपके सामने बना है एल एम इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट,
अब आपने सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करनी है, यहाँ पे t की जगह आप 2 सेकंड पुट करेंगे, जबकि gm इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून, इसकी जगह आप पुट करेंगे ge/6। ठीक है, जब ge/6 यहाँ पुट करूंगा मैं, तो आप स्टूडेंट गौर से देखिएगा, बल्कि इसको मैं आगे कर दूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। t², ठीक है, gm की जगह मैं पुट कर रहा हूं ge/6। ठीक है, जब मैं डिवाइडेड/6 करूंगा तो 6 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देख सकते हैं आप, बाकी 4π² एज इट इज है, ×6 ऐसे होगा स्टूडेंट। अब अगर आप देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि सर लेंथ ऑफ मून, यहाँ पे मैं 6 को बाहर 1/6 को बाहर लिख दूं तो आप ये देख सकते हैं कि सर यहाँ पर मेरे पास बचेगा t² g/4π², और ये मेरे पास था लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं LE डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट लिखा मैंने, देखिए स्टूडेंट, 6 जो है वो मैंने बाहर रख दिया, t² ge/4π²। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर टाइम की लेंथ ऑफ अर्थ निकाले थे, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसमें फॉर्मूला था हमारा t² ge/4π², तो यही इसके जो है बराबर में बच जाएगा, जिसको हम LE कह सकते हैं, जो कि हमने पीछे कैलकुलेट भी किया है। जो कैलकुलेट किया था हमने, उसका आंसर आया था 1.02। 1.02 को यहाँ आप डायरेक्ट 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ मून सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून डिटरमाइन हो जाएगी। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ और आंसर निकाल लूँगा यहाँ पर 1.02 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.17 मीटर्स। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लेंथ ऑफ मून कैसे निकाली, 1.02 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि LE जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अर्थ पे आई है वो 1.02 आई है। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास फाइनल आंसर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून आएगा 0.17 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 विच इज 10.1 को हमने खत्म किया है। ठीक है, इसमें आपने देखा फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है, आप इस पर गौर करें कि हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, इसमें से GM और GE दो फिक्स वैल्यूज होती हैं, एक सरफेस ऑफ द अर्थ पे, एक हमारे पास मून के ऊपर, और लेंथ हमने एक्सट्रैक्ट आउट की है, जबकि टाइम पीरियड हमें गिवन था डेटा के अंदर। तो बेटा ये प्रोसीजर होगा, जब भी आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे उसमें आप डेटा का खास ख्याल रखेंगे, डेटा में रिक्वायर्ड क्या चीज़ है और गिवन क्या चीज़ है, देन आप डेटा को किस तरह यूटिलाइज करके फॉर्मूले के थ्रू अपना सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास 10.1 खत्म हो चुका है। अब हम जाएंगे 10.2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 विच इज 10.2 आपके पास स्क्रीन पे मेंशन है, और इसको रीड आउट करते हैं और इसको डेटा बनाते हैं। ठीक है, डेटा में मेंशन किया जा रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, इट मींस सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी जा रही है, कितनी दी जा रही है आपको, 0.99 meters. A simple pendulum has a length of 0.99 meters is taken to the moon by an astronaut. ठीक है, वो सिंपल पेंडुलम जो है एस्ट्रोनॉट जो है लेकर मून पे जा चुका है, उसकी लेंथ कितनी है 0.99, और वो मून पे जा चुका है। ठीक है, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। उसने कहा वहां पे जो पीरियड रिकॉर्ड किया गया, टाइम पीरियड, वो आया 4.9 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आपने मालूम करना है G, इट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, सिंपल से डेटा है, L और T दिया है, एग्जैक्टली आपने वापस से G निकालना है। ठीक है, यहाँ पर, और आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आप लगाएंगे फिर से, T इज इक्वल टू T is equal to 2 pi under root L over G। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा है कि आपने निकालनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो मैं यहाँ पर GM लिख दूँ। ठीक है, बाकी लेंथ को आप LM और TM करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चूँकि यहाँ पे दो चीज़ें नहीं हैं, अर्थ और आपके पास मून, दो अलग चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर मून है मेंशन है सिर्फ आपके पास, तो आप क्या करेंगे,
सिर्फ यहाँ पर GM मेंशन कर देंगे और यहाँ पे LM और TM करें ना करें इट्स अप टू यू, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पीरियड है और एक ही लेंथ है। तो आइए मुझे निकालना है GM, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो आपको GM को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। सेपरेट आउट करने के लिए फिर से आपने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका रूट जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आप देखें आपका फॉर्मूला बनेगा T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L अपॉन GM, ठीक है। इस दफ़ा मुझे लेंथ की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे GM की वैल्यू निकालनी है। तो GM यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड T स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में। लिहाजा GM का जो फॉर्मूला आपके साथ सामने बनेगा वो बनेगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, आपने इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। आपको लेंथ भी पता है मीटर के अंदर, आपको टाइम भी पता है सेकंड के अंदर। जैसे ही आप इनको इंसर्ट करेंगे तो आप के पास जो वैल्यू आएगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की होगी, और वैल्यू आई है मेरे पास, टाइम पीरियड है हमारे पास 4.9 का स्क्वायर। अक्सर बच्चे यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, रूट को कैंसिल भी करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर T स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं। हालांकि उन्हें याद नहीं है बात कि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। सिंगल साइड को स्क्वायर करेंगे तो कभी भी आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, और जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आए तो T स्क्वायर होना चाहिए, और जब वैल्यू पुट करें तब भी उसका स्क्वायर लाजमी करें। तो आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। आप सब कैलकुलेटर का यूज़ किया करें जब भी क्लास लें, ठीक है, चूँकि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी सॉल्विंग एबिलिटी पर, इससे आपका टाइम मैनेज होता है। और अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे टीचर को सॉल्व करते हुए तो वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। आप खुद साथ साथ सॉल्व करें तो अच्छी बात होगी। यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू ऑफ G आई है वो आई है 1.63 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। राउंड ऑफ किया है मैंने 1.627, तो आई थिंक आई हैव टू राइट 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ numerical number 2 which is 10.2, and in this numerical we have to calculate the value of gravitational acceleration on the surface of the moon, ठीक है, for the pendulum having the length of 0.99 meters in a time period of 4.9 seconds। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको 10.3 नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, और आप देखें ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि हमने 10.1 किया है और 10.2 किया है, ठीक है। डिफरेंस इसमें यह है कि 10.1 में हमसे लेंथ पूछी गई थी, 10.2 में हमसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछी गई थी, जबकि 10.3 में हमसे आप देख सकते हैं टाइम पीरियड पूछा गया है, ठीक है, अर्थ का भी और मून का भी। आइए इसको रीड आउट करते हैं, आप भी रीड आउट करें मेरे साथ साथ। ये कहता है फाइंड द टाइम पीरियड्स, ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड, इट मींस वी हैव टू फाइंड 2 टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। इसका मतलब है इस वक्त लेंथ कितनी है, 1 मीटर, जो कि फिक्स है, ठीक है। 2 अलग अलग लेंथ नहीं है, अर्थ पे है, हम मून पे हैं, लेंथ हमारे पास 1 मीटर ही है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन द मून, 2 जगह इसको प्लेस किया गया है। इसका मतलब है हमें हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम पीरियड मांगे गए हैं। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन सरफेस ऑफ द मून। 2 टाइम पीरियड आपके रिक्वायर्ड हैं अर्थ पे और मून पर, ठीक हो गया। देन आपको दी गई वैल्यू ऑफ G, द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 द वैल्यू ऑन द अर्थ, ठीक है। यानी कह रहा है अर्थ पे जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि जो मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 10.1 की तरह है, सिर्फ 10.1 में क्या था, आपके पास टाइम पीरियड एक था, लेंथ 2 दफा निकालनी थी आपने, लेंथ ऑन द अर्थ, लेंथ ऑन द मून। 10.3 में लेंथ सिमिलर है, दोनों में एक ही है, चाहे आप अर्थ पे हैं चाहे आप मून पे हैं, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये रिलेशन फिर से सेम है, और ये यही होता है, जो भी अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होती है उसको 1/6 करें आप, तो आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून आ जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं फिर।
Now students, we have to do the solution for this problem, and first of all identify the formula, and I am using the formula of time period जो हम पिछले 2 सवालों में यूज कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, और ए पार्ट का मतलब है मैं टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ निकालने जा रहा हूँ। तो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब ये है कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी अर्थ की ही मेंशन की जाएगी, इसको कहते हैं 1। और यहाँ से अब आप वैल्यूज पुट करें, पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। देखें आप 2 पाई अंडर रूट एल, व्हाट इज एल? एल इज लेंथ एंड विच इज 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लेंथ है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो 10 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा विच इज हाउ मच सेकेंड, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम योर कैलकुलेटर, ठीक है। जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास, मेरे पास जो आ रहा है वो जी, यहाँ पर मेरे पास अर्थ पे जो टाइम पीरियड आया है विच इज 2 सेकेंड्स, ठीक है। यानी इस सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसका जो टाइम पीरियड अर्थ पे आया है वो आया है 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं कहाँ टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करूंगा। अब हमने जाना है मून पे। मून के लिए फिर फॉर्मूला आप लगाएंगे टी एम, देखें टी था, टी एम आया, टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सेम रहेगा दोनों में, डिवाइडेड बाय जी एम। अब देखिएगा आप इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। जी एम की जगह 2 तरीके हैं, या तो आप 10 की वैल्यू रखें, 10 डिवाइड बाई 6, जो भी आपका आंसर आएगा आप यहाँ पुट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप GE/6 यहाँ लिखें, GE/6, फिर इस 6 को आप यहाँ लिख के अंडर रूट में बाहर रखें और देन आप सॉल्व करें। दोनों तरीके हो सकते हैं। इस दफ़ा मैं आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करवाता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको GE इंसर्ट करवाया था, इस दफ़ा मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट करूँगा। 10 डिवाइडेड बाई 6, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि 10 डिवाइड बाई 6 आपके पास क्या आ रहा है। तो आपको पता ही चलेगा कि आप पास 5/3 विच इज़ 1.6667, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका G ऑन द सरफेस ऑफ द मून है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द डेटा। लेंथ आपके पास 1 मीटर है, जबकि ये आपके पास है 1.67, ठीक है। और अगर ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लाना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप 5/3 लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 10/6 का जो रेशो है वो 5/3 है। आप जैसे यहाँ 5/3 रखेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और यहाँ पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो है, वेट अ मिनट, जी 4.9 सेकेंड्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 2 सेकेंड था और टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून 4.9 सेकेंड्स था। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्यों इंक्रीज हुआ टाइम पीरियड? आपने और किया कि लेंथ सेम थी दोनों में, 2 पाई सेम है दोनों में, लेकिन टाइम पीरियड ये कम आया, ये ज़्यादा आया। वजह इसकी ये थी कि आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आई यहाँ पर बात कि जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक है, उतना हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी उतना हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसा कि देखा आपने, अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है, जबकि मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.67 है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कम होने की वजह से टाइम पीरियड पे इंक्रीज आ गया, क्योंकि वो उसके इनवर्सली रिलेशन में है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ हमने 10.3 को मुकम्मल कर लिया और अब हम जाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर 10.4 आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको हल्का सा जो है ट्विस्ट किया गया है। हालांकि सवाल बहुत सिंपल है और वही सिंपल पेंडुलम का सवाल है, और आपने इसमें फिर से लेंथ कैलकुलेट करनी है। सवाल ये कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। इस दफ़ा उसने ये मेंशन नहीं किया कि इसका टाइम पीरियड ये है या इसका पीरियड ये है, तो बच्चा फ़ौरन समझ जाता है पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है, ये तो टी है, ठीक है। इस सवाल के अंदर आपको बताया गया है कि एक सिंपल पेंडुलम कंप्लीट कर रहा है 1 वाइब्रेशन। 1 वाइब्रेशन का मतलब है कि 1 साइकिल,
इट मीन्स वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, वन साइकिल, आप कुछ भी कहें, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरेटिकल लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम कंप्लीट कर रहा है वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। तो अब आप जरा टाइम पीरियड की डेफिनेशन को मेमोराइज करें कि टाइम पीरियड क्या था, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल। तो यहाँ पर बेसिकली हमें टाइम पीरियड दिया गया है कि भाई वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में सिंपल पेंडुलम को 2 सेकेंड लगे। तो आप समझ गए कि बेसिकली मुझे इस डेटा के अंदर टाइम पीरियड गिवन था, क्योंकि सिंपल पेंडुलम रिक्वायर 2 सेकेंड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। देखिए आपको लिखा हुआ है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। एक वाइब्रेशन वो कंप्लीट कर रहा है 2 सेकेंड्स में। इसका मतलब है जो एक वाइब्रेशन का टाइम होता है वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, वो स्मॉल टी नहीं होता, वो कैपिटल टी होता है, विच इज द टाइम पीरियड। नाउ कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू, हर चीज दी आपको, आपने लेंथ मालूम करनी है जब आपको g की वैल्यू दे दी उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने इसका सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये चौथा न्यूमेरिकल है जिसमें हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, विच इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। इसमें अब आपने क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, l निकालना है। तो आप लेंथ के लिए लेंथ को सेपरेट आउट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आपके पास बच जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन g। अब यहाँ से आपने l को सेपरेट आउट करना है, जैसा सेम मैंने आपके 10.1 में किया था वैसे ही l को सेपरेट आउट करने के लिए g डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास l लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ योर डेटा फ्रॉम योर डेटा। 2 इज द टाइम पीरियड, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पुट करता हूँ 2 स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में, और आपके पास एक आंसर आएगा। जो कि सेम आ रहा है एज हमने फर्स्ट सवाल में किया था, 1.02 मीटर्स, ठीक है। दिस इज अवर लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो कि रिक्वायर्ड थी 10.4 के अंदर। अब मैं जाऊंगा 10.5 पर। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 10.5 आपकी स्क्रीन पर है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस क्वेश्चंस, जो कि हमने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। वो टाइम पीरियड से रिलेटेड थे और उसमें हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, किसी में लेंथ निकाली, किसी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाली। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त मेंशन है स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है ये, और इसमें हम फॉर्मूला भी डिफरेंट यूज़ करेंगे। आइए सवाल कॉल करते हैं। सबसे पहले मैं रीड आउट करूँगा, आप सुनते हैं इसको और गौर से देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो कहता है इफ 100 वेव्स मीन बेसिकली साइकिल्स, वेव्स मीन वाइब्रेशंस। तो पिछले सवाल में 10.4 मैंने आपको करवाया, उसमें वन वाइब्रेशन कहा था कि वन वाइब्रेशन को 20 सेकंड लग रहे हैं। तो मैंने फौरन से कहा ये टाइम पीरियड है चूंकि एक वाइब्रेशन का है, लेकिन यहाँ पर एक वाइब्रेशन का नहीं दिया गया, यहाँ पे 100 वाइब्रेशन का कहा गया है। वो कह रहा है इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। अब इस 20 सेकेंड को मैं टाइम पीरियड नहीं कह सकता, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी नहीं है, क्योंकि ये 20 सेकेंड वो टाइम है जिसमें 100 वेव्स पास हुई हैं, ठीक है। एक वेव्स का टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक वेव का टाइम निकाल सकता हूं बाय डिवाइडिंग दीज टू वैल्यूज। आइए अब और क्या इसमें डेटा है, पहले मैं डेटा बना लेता हूं आपके साथ। मुझे दी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ वेव्स का हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का हो, साइकिल्स का हो, आपको 100 दी गई हैं। और उसका जो टाइम है स्मॉल टी कहेंगे, कैपिटल टी नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। कैपिटल टी सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड को कहते हैं, और टाइम पीरियड वो होता है जो एक वेव या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने का टाइम होता है। देन आपको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। आपसे देखें फ्रीक्वेंसी भी मालूम की गई है और आपको बोला गया टाइम पीरियड भी बताएं, ठीक है। इसका मतलब है ये टाइम पीरियड नहीं होगा, क्योंकि ये जो टाइम है 20 सेकेंड वो 100 वेव्स के गुजरने का है, एक वेव के गुजरने का टाइम पीरियड नहीं है ये।
देन आखिर में आपको ये बताया गया है इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर इस वेव की जो वेवलेंथ है विच इज़ लैम्डा वो 6 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि कैलकुलेट द वेव स्पीड, आप बताएं हैं वेव की स्पीड क्या होगी यानी वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें वेव पूछिए, लैम्डा गिवन है, ठीक है, तो आपके जहन में, बच्चे के जहन में आएगा यार मैं वेलोसिटी निकालूंगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, v नहीं पता f निकाल लूंगा पहले ही मैं, और लैम्डा पता होगा तो f लैम्डा से मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। लेकिन f निकालने के लिए और टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये डेटा गिवन है ऊपर, इन दोनों डेटा से आपकी दोनों चीज़ें बआसानी निकल जाएंगी। आइए देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा आपके साथ। जब हम सॉल्यूशन करेंगे इस सवाल का, तो आप देखें ये चीज़, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला या फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ आप अपने जहनों में रिवाइज करें, तो फ्रीक्वेंसी कहती थी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और मेरे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। अगर मैं 100 को 20 से डिवाइड कर दूंगा तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है। अगर मैं कहूँ 100 वाइब्रेशन 20 सेकंड में हो रही हैं, तो बताएं एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही होंगी। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लिख लें अपने पास, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, या नंबर ऑफ वेव्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो आप बोलेंगे सर 100 वेव्स थी, 100 वाइब्रेशंस थी, और जो कि 20 सेकंड में कंप्लीट हुई हैं। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको पता ही चलेगा कि फ्रीक्वेंसी जो आपकी आई है वो आई है 5 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 5 वाइब्रेशन हो रही हैं, 2 सेकंड में 10 वाइब्रेशन हो रही हैं, 3 सेकंड में 15 वाइब्रेशन हो रही हैं, और इसी तरह 20 सेकंड में 100 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएंगी। दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी will also be determined by dividing the number of vibration or number of waves by the total time, not the time period, total time, ठीक है स्टूडेंट। देन हमारे पास ए पार्ट निकल चुका है, ए पार्ट था हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, बी पार्ट है टाइम पीरियड का, एंड सी पार्ट है वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे। टाइम पीरियड कहते हैं, आप इसको ये भी कह सकते हो 1/f, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप जैसे ही 1/5 करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो टाइम पीरियड का होगा। इसका एक और तरीका भी जो कॉन्सेप्शनल तरीका है, टाइम पीरियड कहते थे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ 20 सेकंड लग रहे हैं 100 वाइब्रेशन के लिए, तो बताएं एक वाइब्रेशन के कितने सेकंड लगेंगे, तो आप कहेंगे सर 20 सेकंड लग रहे हैं 100 वाइब्रेशन के लिए। अगर आप 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 20 फ्रीक्वेंसी था, 20 डिवाइड बाय 100 आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इसको डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करें तो आपको पता ही चलेगा 1/5 आपका आंसर आएगा 0.2 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2 सेकेंड लग रहे हैं एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए। इस तरह आप देखें 0.2 सेकेंड लगेंगे एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए, फिर इसमें 0.2 ऐड कर लें यानी 0.4 सेकेंड लगेंगे 2 वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए, फिर 0.6 सेकेंड लगेंगे 3 वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए, 0.8 4 वाइब्रेशन, और 1 सेकेंड के लिए आपके पास फिर क्या हो जाएगा 5 वाइब्रेशन। और इसने यही कहा था कि एक सेकेंड में 5 वाइब्रेशन होंगी, क्योंकि 5 हर्ट्ज हमें क्या बता रहा है कि देर आर 5 वाइब्रेशंस और 5 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। और टाइम पीरियड से भी हमें अंदाजा हो गया कि एक सेकेंड में हमारे पास वो जो टाइम एक वाइब्रेशन भी लग रहा है वो हमारे पास सिर्फ 0.2 सेकेंड है। इसी तरह 2 वाइब्रेशन के लिए जो टाइम होगा वो 0.4 सेकेंड्स होगा। लिहाजा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डेटा से आंसर एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है, अगर जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको इसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा।
ये हमारा बी पार्ट भी कवर हो गया। अब लास्ट जो सी पार्ट है उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और f हमें पता है फ्रीक्वेंसी विच इज़ 5, और लेमडा आपके पास 6 सेंटीमीटर में दिया गया है। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में मीटर में कर लें, ठीक है, और अच्छा हो जाएगा अगर मीटर में कर लेंगे, क्योंकि हमारे SI सिस्टम जो है वो मीटर के अंदर लेंथ को नोट करते हैं। जब इसको मीटर के अंदर या मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.06 मीटर्स, ठीक है। डिवाइड बाय 100 किया जाता है हमेशा सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए। तो 6 सेंटीमीटर कंटेन 0.06 मीटर्स। नाउ आप इसमें पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मीटर्स, देन यू विल गेट 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास तीनों जो है वो आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। और इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 10.5 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा बाय मिस्टेकली आई थिंक आई हैव रिटन 3, इसको अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो आपके पास 0.3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06 विच इज़ 0.3। तो यहाँ पर हमारा 5th न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो चुका है, और आज की क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 5 न्यूमेरिकल्स और हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको ज़हमत देंगे, और उसमें हमारे टोटल न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से ही आप जो है न्यूमेरिकल की एक्टिविटी को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।